चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 15 दैट इज रजिस्ट्रेशन एक्ट। वेटेज 4 to 5 मार्क्स, इससे ज्यादा का नहीं पूछा जाता है नॉर्मली इस चैप्टर में से। इंट्रोडक्शन में एक्ट कब आया? 1 जनवरी 1909। पूरे इंडिया में एक्सटेंड है, जम्मू एंड कश्मीर भी इसमें शामिल हो चुका है। मेन पर्पस क्या था? लीगैलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट एंड प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ वेरियस डीड्स रखने के लिए हमने इसको बनाया। एसेंशियल एलिमेंट है कब? जब हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा हो, तो उसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, उसमें हम इस पे कंप्लीटली रिलाय करते हैं। तो हम ऐसे ही डॉक्यूमेंट या स्टैम्प पेपर्स जो हम बनाते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के, उसको हम रजिस्ट्रेशन में लेके आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या था? इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसफरी को सिक्योर करना, क्योंकि ट्रांसफरर तो अपना काम कर चुका होता है जैसे ही वो एग्जीक्यूट करता है उस डॉक्यूमेंट को, लेकिन रजिस्ट्रेशन ना होने से नुकसान किसका? ट्रांसफरी का। टू प्रिवेंट फोर्स्ड डॉक्यूमेंट, कहीं ना कहीं ये फोर्जरी को भी प्रिवेंट करता है, फोर्जरी नहीं होती है इससे, क्योंकि पता चल जाती है, एक प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है। रजिस्ट्रेशन एक्ट प्रोवाइड्स जस्ट इन रैम राइट अगेंस्ट द वर्ड, कि जो चीज तुम्हारे नाम से रजिस्टर्ड है वो तुम्हारे नाम से ही रहेगी, किसी और का उस पर कोई राइट नहीं होगा। तो ये मेनली ऑब्जेक्टिव्स थे। कई बार ऑब्जेक्टिव्स भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसमें फोकस एक बार कर लेना। यहां से आपका क्वेश्चंस आने स्टार्ट होते हैं एग्जाम में। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरिंग कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, तो डायरेक्टली या तो तुम्हें सेक्शन से पूछ लेता है व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट आर टू बी रजिस्टर्ड कंपल्सरीली एज पर सेक्शन 17(1), या फिर सिंपली रजिस्ट्रेशन में कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स पूछ लेता है। जैसे भी पूछे, आपको सेक्शन भी थोड़ा सा लर्न होना चाहिए कि कौन से सेक्शन में क्या था। गिफ्ट डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, भले ही गिफ्ट डीड में कंसिडरेशन जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी उसका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। चाइल्ड अडॉप्शन डीड पक्का रजिस्टर होगी, इससे तुम्हारा आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लीज एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल से ऊपर की अगर लीज डीड तुम बनाते हो तो उसको भी तुम्हें रजिस्टर करवाना पड़ेगा। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, कैसे कैसे? इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग राइट, जैसे कि सेल डीड है, रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी। एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट ऑफ डेट, जैसे लोन एग्रीमेंट वगैरह, रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी। इंस्ट्रूमेंट कन्वेइंग वेस्टेड और कंटिंजेंट राइट, वैसे तो हम देखें तो वेस्टेड राइट ही ट्रांसफर होता है, कंटिंजेंट राइट नहीं होता अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। पर हम कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट में चाहे वेस्टेड इंटरेस्ट हो चाहे कंटिंजेंट, अगर ट्रांसफर हुआ है तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। पर इन सब की केसेस में इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तब ये चीज अप्लाई होगी। तो कंपल्सरी वाला याद आराम से अच्छे से किया जा सकता है, बहुत ज्यादा पॉइंट्स इसमें नहीं है। अब आते हैं हम नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड कंपल्सरी, मतलब इनको हम नहीं भी करवाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कंपल्सरी में नहीं है। ऑक्शन का सर्टिफिकेट हुआ, डिक्री और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, शेयर या डिबेंचर का ट्रांसफर हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन हुआ, कॉम्पोजिशन डीड जैसे पार्टनरशिप डीड वगैरह, उसके अलावा ट्रांसफर डीड ऑफ शेयर ऑफ डिबेंचर, ऑर्डर मेड अंडर चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट रिलेटेड टू नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट लेस देन 100 रुपीज इन वैल्यू, ये कंपल्सरी नहीं है। उसके अलावा ऑर्डर ग्रांटिंग ऑफ लोन और इंस्ट्रूमेंट किन एक्ट में? लैंड इंस्ट्रूमेंटल एक्ट में, एग्रीकल्चरल लोन एक्ट में, कोलेटरल सिक्योरिटी के बने हुए इंस्ट्रूमेंट या सिक्योरिटी ऑफ सिक्योरिंग रीपेमेंट ऑफ लोन, ये सारे नॉट कंपल्सरी वाले हैं। अब जब नॉट कंपल्सरी पूछेगा तो ये लिखने हैं, लेकिन एक सेक्शन 18 भी बनाया गया है जिसमें इन्होंने ऑप्शनल दे दिए। अब देखो ऑप्शनल में वो सारी चीजें भी आ जाएगी जो नॉट कंपल्सरी है, तो कंपल्सरी तो हमें नहीं लिखना, लेकिन सारी चीजें जो नॉट कंपल्सरी थी वो ऑप्शनल में आ जाएगी कि आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेस देन 1 ईयर की लीज वैसे कंपल्सरी में नहीं है, लेकिन चाहो तो करवा सकते हो। विल कंपल्सरी नहीं है, करवाना चाहो तो करवा लो। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जिसकी वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा ना हो वो भी, या फिर कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आप राइट क्लेम करते हो तो वो भी इसमें आ सकता है। तो नॉट कंपल्सरी याद करने के बजाय आई वुड रिकमेंड तुम ऑप्शनल याद करो, तो उसमें नॉट कंपल्सरी और वो बाकी जो बचे हुए हैं वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो आप कौन सा लर्न करेंगे? कंपल्सरी और ऑप्शनल वाला। नॉट कंपल्सरी ऑप्शनल में इंक्लूड हो जाएगा। मिसलेनियस प्रोविजन रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन, ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन, कब रजिस्ट्रार तुम्हें मना कर देगा रजिस्ट्रेशन नहीं करूंगा? पहला सेक्शन रिलेटेड टू लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग, आप कह सकते हो लैंग्वेज से रिलेटेड है मेनली, कि जब मैं रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन लगाता हूं तो इट शुड बी इन इंग्लिश और वर्नाकुलर लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज ऐसी हुई जो उसको नहीं समझ में आई
तो वो मेरा रजिस्ट्रेशन हो सकता है ना करे। दूसरा रिलेटेड है फॉर्मेटिंग से, कि जो हमें ब्लैंक स्पेस या ऑल्ट्रेशन डीड में नहीं करने हैं, क्यों? क्योंकि वो अलाउड नहीं होते हैं। और अगर पहली चीज तो वो मना ही कर देगा, रजिस्ट्रेशन करेगा नहीं, और अगर करेगा तो उसका नोट भी लिख के रखेगा कि ऐसे ऐसे ऑल्ट्रेशन था और मैंने इसके साथ ही इसको रजिस्टर किया है। सेक्शन 21 ये कहता है कि पार्टीज का डिस्क्रिप्शन हमेशा ट्रू और फेयर होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो फिर रजिस्ट्रार मना कर सकता है तुम्हारे रजिस्ट्रेशन के लिए। टाइम लिमिट वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम लिमिट कितनी? अगर डॉक्यूमेंट इंडिया में एग्जीक्यूट हुआ है तो 4 महीने का ओरिजिनल टाइम अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 और 4 महीने का एक्सटेंशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25। बोथ सेक्शन आर एप्लीकेबल फॉर डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड इन इंडिया। ओरिजिनल टाइम 4 महीने आफ्टर द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। एक्सटेंडेड टाइम मिलेगा पर हो सकता है 10 टाइम्स तक आपको फीस देनी पड़ जाए, तो पर ठीक है 8 महीने हम मान सकते हैं, 4 ओरिजिनल 4 एक्सटेंडेड, तो टोटल 8 महीने। री रजिस्ट्रेशन के लिए मान लो अगर उसमें कुछ मिस्टेक हो गई रजिस्ट्रेशन में और मैंने देखी मिस्टेक, तो जिस दिन मैंने देखी उससे मुझे 4 महीने में उसको वापस से रजिस्ट्रेशन करवा लेना। लेकिन याद रखना री रजिस्ट्रेशन में डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वही मानी जाएगी जो पहले की थी, नई वाली डेट कंसीडर नहीं होगी। एग्जीक्यूटेड आउटसाइड इंडिया, यहां पे आपको टाइम मिलेगा वही 4 महीने, लेकिन इंडिया में आने के बाद से। पर ये याद रखना इसमें टाइम में एक्सटेंशन नहीं मिलता है, तो सेक्शन 25 सिर्फ इंडिया वाले डॉक्यूमेंट पे अप्लाई होता है, इंडिया के बाहर वालों पे नहीं। अगर मैं ना करवाऊं रजिस्ट्रेशन, इंडिया में बाहर एग्जीक्यूट करके आ जाऊं, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। इंडिया में केस है नैनसुख दास वर्सेस गोवर्धन दास, कि बाहर अगर एग्जीक्यूट कर लिया, यहां रजिस्टर नहीं हुआ, तो फिर उसकी वैल्यू नहीं होगी, उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। सेक्शन 27 रिलेटेड है विल से, कि विल के केसेस में क्या कोई टाइम लिमिट है? नो टाइम लिमिट। विल कभी भी रजिस्टर हो सकती है इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर, उसके डेथ के बाद भी आप उसको रजिस्टर करवा सकते हो। तो यहां पे नो टाइम लिमिट आप याद रख सकते हो। और सेक्शन 26 किसके लिए? फॉरेन कंट्रीज में जो एग्जीक्यूट हुए डॉक्यूमेंट जो इंडिया से रिलेटेड है, और 23 और 4 सॉरी 23A एंड 5 ये रिलेटेड किससे है? इंडिया वाले से रिलेटेड। कमिंग टू सेक्शन नंबर 28 एंड 29। 28 सेक्शन में ये कहा गया है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो उसी सब रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार के जुरिस्डिक्शन में डॉक्यूमेंट रजिस्टर होगा जहां पे आपकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। सेक्शन 29 कहता है अगर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट हुआ तो इट कैन बी रजिस्टर्ड एनीवेयर इन इंडिया, उसमें आपको कोई जुरिस्डिक्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 30 एंड 31। सेक्शन 30 कहता है कि रजिस्ट्रार कभी भी मना नहीं करेगा अगर तुम कोई डॉक्यूमेंट उसके पास रजिस्टर करवाने ले जाओगे, अगर प्रॉपर जुरिस्डिक्शन हुआ तो। सेक्शन 31 कहता है कि रजिस्ट्रेशन कैन बी मेड ओनली इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार, हाउएवर अ विल कैन बी एक्सेप्टेड फॉर रजिस्ट्रेशन एट एनी प्लेस। भाई ज्यादातर रजिस्ट्रेशन कहां होगा? रजिस्ट्रार के ऑफिस में। खाली एक विल ऐसी चीज है जो रजिस्ट्रार के ऑफिस के अलावा भी कहीं रजिस्टर हो सकती है। सेक्शन 32 इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। हु मे अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट, कौन अप्लाई कर सकता है? तो पहली चीज तो प्रिंसिपल खुद अप्लाई करे, एजेंट ऑफ ट्रांसफरी और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पर्सन। तो पहला ये, दूसरा ये कि खुद, या फिर अगर कोई डिसीज पर्सन है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। एजेंट वाले केस में बहुत चीजें देखनी पड़ेगी। एजेंट तभी रजिस्टर करवा सकता है जब प्रिंसिपल जेल में हो, आउट ऑफ इंडिया हो, एनआरआई हो, नॉट एबल ड्यू टू बॉडीली रेस्ट्रेंट, या ऐसे किसी पार्ट में रह रहा हो जहां पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होता। पर आज की डेट में ये चीज लागू नहीं है क्योंकि हर जगह ये एक्ट अप्लाई होता है। पहले था ये जब ये J&K में अप्लाई नहीं होता था। तो आप 4 पॉइंट याद रखना, जेल में हो, आउट ऑफ इंडिया, एनआरआई या बॉडीली रेस्ट्रेंट से। पर याद रखना जब ऐसा एजेंट प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाएगा तो उसको क्या चाहिए? स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी चाहिए। अगर उसके पास स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी नहीं हुई तो ये रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन जब आएगा तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा और स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी जरूर से मेंशन करना पड़ेगा। केस लो है किशोर चंद्र सिंह वर्सेस गणेश प्रसाद भगत। इसमें सिंपली इतना बताया गया कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था या ऑप्शनल था, हमें उससे मतलब नहीं है। तुमने अगर करवाया है तो सेक्शन 32 फॉलो होगा, वो ही पर्सन लेके आए जिसको अथोराइज किया गया है एज पर सेक्शन 32। अगर उसके अलावा कोई करवाता है रजिस्टर तो वो इनवैलिड माना जाएगा, वॉइड मान लिया जाएगा। केस स्टडी इस तरह से तुम्हारे पास आ सकती है, जैसे कि अमित ने क्या की, एक प्रॉपर्टी परचेज की और वो हमेशा के लिए कैलिफोर्निया चला गया, अपनी वाइफ के नाम पे जनरल पावर ऑफ अटर्नी बना गया। तो जनरल पावर ऑफ अटर्नी से तो काम होगा नहीं, वाइफ नीड्स द स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी फॉर द सेम। सेक्शन नंबर 35, रजिस्ट्रार कब मना करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए?
ट्रांसफरी माइनर हो, लीगली डिसेबल हो, डॉक्यूमेंट अनड्यूली स्टैम्प्ड हो, ट्रांसफरी डिनाई कर दे एग्जीक्यूशन के लिए कि मुझे एग्जीक्यूट ही नहीं करना है डॉक्यूमेंट, लीगल हायर ऑफ डिसीज ट्रांसफरी रिक्वेस्ट नॉन रजिस्ट्रेशन, तो तब भी रजिस्ट्रार मना करेगा। पर याद रखना रजिस्ट्रार इज अंडर ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज रीजन उसको बताना पड़ेगा। और अपील नहीं हो सकती जब उसने इन ग्राउंड्स पे मना किया, कौन से, डॉक्यूमेंट अनड्यूली स्टाम्प्ड और इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट, क्योंकि तुम्हारी गलती है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। हाँ, बाकी सब केसेस में यू हैव एन ऑप्शन टू अपील एज वेल। 47, 8 और 50 डॉक्यूमेंट की प्रायोरिटी बता रहा है। सेक्शन 47 कहता है हमेशा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को प्रायोरिटी मिलती है अनरजिस्टर्ड पे। और याद रखना रजिस्ट्रेशन की डेट पहले या बाद में हो सकती है, पर आपको एग्जीक्यूशन की डेट भी देखनी पड़ेगी कि अगर मेरे पास दो डॉक्यूमेंट है जिसमें से रजिस्ट्रेशन आगे पीछे हुआ है, लेकिन आप ये एग्जीक्यूशन की डेट फिर वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर रजिस्ट्रेशन टाइमली ही हुआ है तो हम ये नहीं कह सकते एक है वैलिड और दूसरा इनवैलिड, फिर आपको क्या देखना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन का टाइम देखना पड़ेगा। जिसके साथ पहले एग्जीक्यूट हुआ है उसको प्रायोरिटी मिलेगी। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हमेशा प्रायोरिटी में रहता है ओरल डॉक्यूमेंट से, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रिवेल करेगा। ये तीन चीजें हैं जिसमें से नॉर्मली एग्जीक्यूशन की डेट को आपको याद रखना पड़ेगा कि एग्जीक्यूशन की डेट भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी रजिस्ट्रेशन की डेट होती है। 49 इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, अगर नहीं रजिस्ट्रेशन करवाया तो क्या इंपैक्ट होगा आपका, वो अनएनफोर्सिएबल है, कहीं एनफोर्स नहीं करवा सकते जो आपके बीच में डीड हुई है। वैलिड ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, ट्रांसफरी के फेवर में कोई राइट नहीं आएगा, एडमिसिबल एज एविडेंस भी नहीं होगा, मॉर्गेज है तो वॉइड हो जाएगा, पर मॉर्गेज को इन्होंने क्लियर किया है कि हम मॉर्गेज वॉइड तो कर रहे हैं, क्रेडिटर पर सिर्फ अनसिक्योर्ड माना जाएगा, तुम्हारा जो रिकवरी है वो पक्का हो जाएगी। तो सेक्शन 49 क्या कह सकते हो आप, इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। मिसलेनियस प्रोविजन रिगार्डिंग बुक्स, रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज में 4 तरह की बुक होती है। पहली बुक में हम टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट रजिस्टर करते हैं, इसमें विल नहीं आती है। दूसरे में हम जब रिफ्यूज करते हैं तो रिफ्यूजल के रीजन डाल देते हैं। विल या अथॉरिटीज टू अडॉप्ट बुक 3 में, और मिसलेनियस के लिए बुक 4, और एक बुक 5 होती है, क्योंकि विल के लिए मैंने कहा ना रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाना जरूरी नहीं होता, तो आप कहीं और भी रजिस्टर करवा सकते हो, तो वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में रहती है, वो लेके जाता है और विल को रजिस्टर कर लाता है। तो ये वाली एक बुक रजिस्ट्रार के ऑफिस में, बाकी कॉमनली जो वहां पे आके रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उनके लिए होती है। सेक्शन नंबर 71 ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूजल, ये 3 बार आए हैं, आप कहीं से भी लर्न कर सकते हो, पर आई वुड सजेस्ट 71 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से लर्न कर लेना ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूजल। इनकेपेबिलिटीज ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व, इम्प्रॉपर डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी अगर दी तो, रजिस्ट्रेशन फीस अगर नहीं दी तो कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लिमिट, 4 महीने प्लस 4 महीने 8 महीने इंडिया के लिए, और बाहर वालों के लिए आफ्टर अराइवल 4 महीने। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तुमने जो अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन लिया वो पूरा नहीं लिया तो उस टाइम पे भी रजिस्ट्रेशन के लिए मना हो सकता है। पार्टीज अगर एग्जीक्यूट करने से मना कर रही है तब भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। 30 दिन में तुम अपील कर सकते हो रजिस्ट्रार के डिसीजन के खिलाफ उस कोर्ट में जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन वाली कोर्ट है। अपील 2 तरीके से जा सकती है, सेक्शन 72 और 73। 72 जब पार्टीज ने मना नहीं किया, रजिस्ट्रार ने मना किया। 73 जब पार्टीज ने मना किया कि हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे। दोनों का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, प्रोसेस हम फ्लो चार्ट से पढ़ेंगे। मिस्टर एक्स सब रजिस्ट्रार के पास गया, इसने मना कर दिया प्रॉपर्टी रजिस्टर करने से, इसने अपील की कितने दिन में, 30 डेज में रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार अनसेटिस्फाइड हुआ तो मना कर देगा, सेटिस्फाइड हुआ तो रजिस्ट्रेशन ऑर्डर करेगा, और ये जो बंदा है ये वापस से किसके पास आएगा, 30 दिन में सब रजिस्ट्रार के पास कि मेरा रजिस्ट्रेशन कर दो। ज्यादातर केसेस में रजिस्ट्रार का ऑर्डर फाइनल और बाइंडिंग माना जाएगा, उस पर अपील नहीं हो सकती। पर याद रखना हाई कोर्ट में जो हम रिट लगा सकते हैं अदर राइट्स के लिए, आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर ऑर्डर अपीलेबल नहीं भी है तो भी तुम रिट पिटीशन आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग लगा सकते हो। गिफ्ट डीड के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या बताया गया है, कल्याण सुंदरम वर्सेस करुप्पा का केस है जिसमें यह चीज निकल करके आई कि गिफ्ट डीड में अगर एक बार गिफ्ट दे दिया गया है तो उसका एक्सप्रेस रिवोकेशन हो जाए, चाहे गिफ्ट देने वाले की डेथ हो जाए, उससे उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आता। उसका रजिस्ट्रेशन अगर टाइम रहते हो गया तो वो वैलिड माना जाएगा। तो इसके लिए क्वेश्चन मिल सकता है तुम्हें इस तरह का कि कोई केस स्टडी दे दे कि गिफ्ट डीड बनाई गई, बाद में वो पर्सन ने मना कर दिया गिफ्ट डीड को रजिस्ट्रेशन करवाने से, तो उसके मना करने से कुछ नहीं होगा। ये डिपेंड करता है जिसको गिफ्ट मिला है कि वो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे तो करवा सकता है, उसमें
गिफ्ट देने वाले का कोई रोल नहीं होता। विल को कैसे डिपॉजिट किया जाता है, कौन इसको प्रेजेंट करता है? विल नॉर्मली टेस्टेटर या डोनर प्रेजेंट करता है, उसकी डेथ के बाद कोई दूसरा भी प्रेजेंट कर सकता है। अगर उसकी डेथ के बाद कोई दूसरा प्रेजेंट करेगा तो वो पर्सन होना चाहिए जिसको एंटाइटलमेंट मिला है। अगर ऑफिसर ये सेटिस्फाई हो जाता है कि वो वैलिड है, विल जेन्युइन है, तो वो रजिस्टर कर लेगा। टेस्टेटर और डोनर की डेथ होने के बाद ही दूसरा कोई रजिस्टर करवा सकता, उससे पहले नहीं। और अदर पर्सन एंटाइटल्ड था या नहीं ये भी चेक करना पड़ेगा। विल कैसे प्रेजेंट होती है? फायर प्रूफ बॉक्स में, जिसके ऊपर आपका टेस्टेटर का नाम आ जाता है, और ये पहले रजिस्टर नहीं होती है, सिर्फ रखी जाती है वहां पे। जब वो डेथ हो जाती है उस पर्सन की, तो उसका नॉमिनी रिक्वेस्ट करता है कि विल को ओपन किया जाए, तब इसको निकाला जाता है और उसी मैनर में रजिस्टर हो जाती है जैसे कि और अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो ये विल का प्रेजेंटेशन है कि किस तरह से विल को प्रेजेंट किया जाता है वहां पे और कैसे वो रजिस्टर होती है। रजिस्ट्रार की क्या ड्यूटीज हो सकती है? बहुत सारी ड्यूटीज हो सकती है। प्रॉपर बुक्स में रजिस्ट्रेशन करे, डॉक्यूमेंट जब प्रेजेंट हो तो चेक करे डे, आर, प्लेस और सिग्नेचर सब कुछ प्रॉपर्ली है या नहीं है। रिसीट दे रजिस्ट्रेशन की, और जो भी उसको इंस्पेक्टर जनरल ने जैसे ऑथेंटिकेट करने के लिए बोला है वैसे उसको चीजों को ऑथेंटिकेट करना है, मतलब रूल्स रेगुलेशन प्रॉपर्ली फॉलो होने चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो मैं इतना सब कुछ करूं तो मुझे क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, दैट इज माय फाइनल डॉक्यूमेंट। तो मुझे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, तो वो क्या शो करेगा कि मेरा डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली रजिस्टर हो चुका है, तो ये रजिस्टर्ड लिख दिया जाएगा। और जब हमें ये मिलेगा तो हम प्रिज्यूम क्या करेंगे कि रजिस्ट्रार ने सब कुछ सही ही किया है, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। अब एक आता है एग्जेम्पशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय और इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट। जो भी कई डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट के फेवर में या गवर्नमेंट एग्जीक्यूट करती है, उन पे फिर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। तो डॉक्यूमेंट जैसे इशू हुए या रिसीव हुए या अटेस्ट हुए किसी ऑफिसर के द्वारा, कब? जब लैंड रेवेन्यू का सेटलमेंट हो रहा था, उनमें रजिस्ट्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैप वगैरह इशू हुए, रिसीव हुए लैंड सर्वे से रिलेटेड, तो उनकी भी रजिस्ट्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट जो किसी लॉ में फाइल किए जाते हैं, जैसे पटवारीज वगैरह अगर अपने हेड ऑफिस में कुछ फाइल करते हैं डॉक्यूमेंट्स, या लैंड का जो भी रिकॉर्ड वगैरह है, तो उसके रजिस्ट्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सनद, इनाम या टाइटल डीड, जो लोगों को लैंड ग्रेंट्स दिए जाते हैं, उनमें रजिस्ट्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक पांचवा इसमें दिया गया है सेक्शन 74 और 76 बॉम्बे लैंड रेवेन्यू कोड के अकॉर्डिंग, जब ये लैंड का रिलिंक्विशमेंट होता है तो उसके भी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये वो वाले हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, यहां प्राइवेट पर्सन इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो यहां अभी आपके चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट होता है। इंपॉर्टेंट क्या था? कंपलसरी, नॉट कंपलसरी वाली चीजें, ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल वाली चीज, रजिस्ट्रेशन कौन करवा सकता है सेक्शन 32, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन सेक्शन 49 और गिफ्ट डीड, इन पे आप मेनली फोकस कर सकते हो।